नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यान स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। जो अभी तक चर्चा कर लिया था 29 जून की नेट की परीक्षा जो हुई थी, उसका पूरा 45 प्रश्न का विस्तृत विश्लेषण करके आपको सॉल्व करवा दिया था। उसी प्रकार से जो है 28 जून में जो परीक्षा हुई थी उसको भी मैंने जाके आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। उसका भी 45 प्रश्न जो था DI से लेके मैथ तक सभी जितने भी प्रश्न थे उसका विस्तृत विश्लेषण आपको दिया गया है। आज 27 जून की परीक्षा पे बात करूंगा। जो भी 45 प्रश्न हैं उसको आप देखिए। चलते हैं। दिए गए आंकड़े चार विभिन्न पुस्तकों की प्रतिष्ठानों A, B, C और D द्वारा विक्रय की गई पत्रा या पेपरबैक व दृढ़ावरणबद्ध हार्डबैक पुस्तकों के संदर्भ में है। इसमें जो है दिया गया है कि एक प्रतिष्ठान है जहां पे विक्रय की गई हार्ड बैंड पुस्तकों की संख्या और विक्रय की गई पेपर बैग जो पुस्तकों की संख्या है उसको दिया गया है। उसी को आधार बना के जो है प्रश्न पूछा गया है। पहले प्रश्न पर चलते हैं कि सर्वाधिक विक्रय वाले प्रतिष्ठान द्वारा विक्रय की गई कुल पुस्तकों हार्ड बैंक और पेपर बैक मिलाकर की संख्या और न्यूनतम विक्रय वाले प्रतिष्ठान द्वारा विक्रय की गई कुल पुस्तकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सर्वाधिक विक्रय वाले प्रतिष्ठान द्वारा विक्रय की गई कुल पुस्तकें हार्ड बाउंड और पेपर बैक दोनों को मिलाकर चेक करना है। तो हमको जो है सभी प्रतिष्ठानों द्वारा बेची गई कुल किताबों की संख्या निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? सभी प्रतिष्ठानों में बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो चलते हैं दुकान ए पे। दुकान ए, इसी प्रकार दुकान बी, दुकान सी और दुकान डी, चार दुकान है। सभी का जो है हम लोग हार्ड बाउंड और ये पेपर बैग दोनों का मिला के निकालते हैं। यहां पे क्या है? 3500 प्लस 2000। पहले वाले में 3500 प्लस 2000 और दूसरे वाले में क्या है? 3900 प्लस 5200। थोड़ा जुकाम हो गया है लेकिन तब भी आपकी क्लास लेना जरूरी है। 4400 प्लस 5500, यही सब डाटा ले रहा हूं हार्ड बाउंड और पेपर बैग दोनों को मिला के। 4400 प्लस 5500 और डी वाला क्या है? 5500 प्लस 6600। अब इसको जोड़ेंगे 3500 और 2000 कितना हो जाएगा? तो 5000 और ये 500 अलग से, तो ये 5500 हो जाएगा। और ये 3900 प्लस 5200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको मान लीजिए ये 4000 हो गया और इसमें 5100 बचा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9100। 9100 किताबें हैं ये आगे। इसमें जो है 5500 और 4400 जोड़ना है, तो आप 5400 और या 4500 जोड़ लीजिए इसको डाटा उठा के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9900। और इसको जोड़िए 6600 और ये 6511, 6511 एक 12 और आगे 0, तो ये हो जाएगा आपका 12100 किताबें। अब हमसे पूछा क्या गया है कि सर्वाधिक विक्रय वाले प्रतिष्ठान द्वारा विक्रय की गई कुल पुस्तकें। तो सबसे अधिक बिक्री करने वाला प्रतिष्ठान कौन सा है? दुकान डी। दुकान डी जो है वह सबसे अधिक, देखिए 12100 बिक्री कर रहा है। और सबसे कम बिक्री करने वाला कौन सा है? सबसे कम बिक्री भाई दुकान ए कर रहा है 5500। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे तो हमको प्रतिशत वृद्धि पता चल जाएगी। इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए। तो 12100 में हम लोग 5500 घटा देंगे। तो 12100 में जब हम लोग 5500 घटाएंगे तब कितना प्राप्त हो जाएगा? ये आपको प्राप्त हो जाएगा 6600। घटाइए, देखिए 0 से 0, ये आपका जो है कट जाएगा। यहाँ पे जो है 12 में 6 गए 6
तो ये 6600 आपका आ जाएगा। और प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है तो 5500 से ही निकालेंगे। दुकान ए को नीचे रख देंगे, 6600 बटे 5500 गुणे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब हम क्या करेंगे, ये तो 11 छक्के 66, 11 पचे 55, तो ये 600 बटे 5 हो जाएगा, 600 बटे 5। अब इसको हम लोग काटेंगे पीटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो गया, एक बचा और ये 10, तो 5 दूनी 10 और ये 0 आपका आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 120। तो 120% जो है वह आपका इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। इसमें प्रश्न को समझिए, प्रश्न की प्रकृति क्या पूछी गई है। सर्वाधिक बिक्री वाले प्रतिष्ठान द्वारा बिक्री की गई कुल पुस्तकों, हार्ड बाउंड और पेपर बैक मिलाकर। तो सर्वाधिक बिक्री तभी पता चलेगी जब चारों जो है दुकान उसका निकालेंगे। तो चारों दुकानों को मैंने निकाला, दुकान ए में जो है हार्ड बाउंड और पेपर बैक को 5500 है, 3900 दुकान बी में है, इसी प्रकार डी। तो सबसे अधिक जो है वह 12100 दुकान डी में मिला है और दुकान ए में सबसे न्यूनतम मिला है 5500। अब इसको घटाएंगे तभी हमको पता चलेगा कि कितना अंतर है और कितनी जो है अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो यही किया है और इसी से आंसर आ गया है। आगे चलते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि प्रतिष्ठान ए द्वारा विक्रय की गई हार्ड बाउंड पुस्तकों की संख्या प्रतिष्ठान सी द्वारा विक्रय की गई पेपर बैक पुस्तकों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिष्ठान ए द्वारा विक्रय की गई हार्ड बाउंड पुस्तकों की संख्या देखते हैं कितनी है। प्रतिष्ठान ए द्वारा जो है विक्रय की गई हार्ड बाउंड पुस्तकों की संख्या कितनी है, 3500 है। और उसके बाद क्या पूछा गया था कि प्रतिष्ठान सी द्वारा जो है वह विक्रय की गई पेपर बैक पुस्तकों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो दुकान बी द्वारा बेची गई पेपर बैग की पुस्तकों की संख्या कितनी है, कहां गया आपका, दुकान बी द्वारा जो दुकान सी द्वारा पूछा गया है, दुकान सी द्वारा बेची गई पेपर बैग की पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो ये 5500 है। अब इसी से पूछा है कि कितना इसमें जो है कमी है, तो यहां पे लिख देते हैं दुकान ए द्वारा बेची गई, ए द्वारा बेची गई हार्ड बाउंड पुस्तकों की संख्या, हार्ड बाउंड, इसको स्मॉल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, हार्ड बाउंड पुस्तकों की संख्या कितनी है आपकी, ये 3500 है। और इसी प्रकार जाके देखिए दुकान जो है सी द्वारा बेची गई पेपर बैक पुस्तकों की संख्या, ये आपका कितना दिए गया है, 5500। तो पूछा गया है दुकान ए द्वारा विक्रय की गई हार्ड बाउंड पुस्तकों की संख्या सी द्वारा विक्रय की गई पेपर बैक पुस्तकों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे देखिए कितना कम है, फिर हम आगे प्रतिशत में निकालेंगे। तो देखिए 5500 में हम लोग 3500 घटा देंगे, 5500 में 3500 घटा देंगे तो संख्या में हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना कम है। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2000 आ जाएगा, ये 2000 आ गया। एक सेकंड रुकिए, ये जो है आपका 2000 आ गया। अब कमी पूछा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत कमी आप कैसे निकालेंगे, प्रतिशत कमी को यहाँ पे देखिए, प्रतिशत कमी जो है यही 2000 और कितने पे कम है, प्रतिष्ठान सी द्वारा विक्रय की, जहां पे की आ जाए वहां पे उसको हम नीचे रखेंगे। तो 2000 बटे 5500, 2000 बटे 5500 गुणे 100, यहां से ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो 20 बटे 55 गुणे जो है आपका 100 हो जाएगा। इसको आप काटिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 बटे 11, काट के आप देख लीजिए चाहे, तो ये आपका हो जाएगा 400 बटे 11। अब हम भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 11 तियां 33 ये गया। उसके बाद कितना बचा, 33। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 11 छक्के 66, 6 बार जाएगा। उसके बाद फिर कितनी बार जाएगा, जो बचेगा 11, 11 22, 11 तियां 33, तो 36.3 के करीब आएगा। लगभग में पूछा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 है। इसमें क्या पूछा गया है,
इसमें पूछा गया है कि प्रतिष्ठानों सी और डी द्वारा एक साथ मिलाकर विक्रय की गई हार्ड बाउंड पुस्तकों की कुल संख्या और प्रतिष्ठान डी द्वारा जो है वह विक्रय की गई पेपर बैग पुस्तकों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है, पूछा गया है। तो प्रतिष्ठानों सी तथा डी द्वारा बेची गई हार्ड बाउंड किताबों की संख्या देख लेते हैं। सी और डी द्वारा हार्ड बाउंड पुस्तकों की संख्या, सी और डी में जो हार्ड बाउंड पुस्तकों की संख्या है वो कितनी कितनी है, 4400 और 5500 है। यहां पे लिख दे रहा हूं, प्रतिष्ठान सी प्लस डी में हार्ड बाउंड पुस्तकों की कुल संख्या कितनी बेची गई है, वो 4400 और कितना बेची गई है, 5500। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9900। अब क्या पूछा गया है कि प्रतिष्ठान डी द्वारा विक्रय की गई पेपर बैग पुस्तकों की संख्या कितनी है। प्रतिष्ठान डी में आप देखिए, प्रतिष्ठान डी पेपर बैग, प्रतिष्ठान डी में पेपर बैग की पुस्तकों की संख्या, एक बार फिर से डाटा पे चलते हैं। पेपर बैग की पुस्तकों की संख्या कितनी दी गई है प्रतिष्ठान डी में, तो 6600। ये आपका 6600 हो जाएगा। अब यही पूछा गया है कि दोनों के मध्य अभीष्ट अनुपात कितना होगा, तो यहाँ पे जो है बस कुछ नहीं करना था, ये आपका 9900 हो गया बटे 6600। बस 0 से 0, 0 से 0 आप इसको काटिए, ये आपका कितना हो जाएगा, 33 दूना 66, 33 तिहैया 99। तो ये हो गया 3:2 के अनुपात में आपका आंसर आ गया। ये वाला प्रश्न आपके लिए आसान था। आगे चलते हैं। ये वाला कौन सा प्रश्न है, प्रतिष्ठानों ए और सी द्वारा एक साथ मिलाकर कुल विक्रय का प्रतिष्ठान बी और डी द्वारा एक साथ मिलाकर कुल विक्रय के साथ अनुपात पूछा है। तो प्रतिष्ठान ए और सी द्वारा विक्रय की गई हार्ड बाउंड और पेपर बैग का हम वो निकालेंगे दुकानें में, क्योंकि प्रतिष्ठान ए और सी एक साथ मिलाकर कुल विक्रय पूछा है तो हार्ड बाउंड और वो दोनों निकालना पड़ेगा। तो दुकान ए में जो है हम लोग निकालेंगे पेपर बाउंड और हार्ड बैग। तो यहां पे दुकान ए में कितना है, आगे चलते हैं देखते हैं दुकान ए में कितना है। 3500 प्लस 2000 है, कितना है 3500 प्लस 2000, 3500 प्लस 2000 ये हो गया। और इसी प्रकार जो है दुकान सी में दोनों को जोड़ लेते हैं, पेपर बाउंड और ये जो हार्ड बैग है दुकान सी में। दुकान सी का डाटा देखते हैं कितना है, 4400 प्लस 5500, कितना है 4400 प्लस 5500, 4400 प्लस 5500 हो गया। अब इसको हम जोड़ते हैं, ये 3500 और 2000 कितना हो जाएगा आपका 5500 हो जाएगा। जोड़ के आप देखिए, चाहे 3 2 5000 और ये 500 और 5500 और ये 5500 और ये 4400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9900 के करीब, 9900 के करीब। अब यही हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए तो 9 5 14, 9 5 1 6, 9 6 15, तो ये आपका हो जाएगा 15400 जो है वो टोटल किताबें आ गई ए और सी दोनों में मिला के। अब इसी प्रकार जो है वो हम चलेंगे दुकान बी और डी में। दुकान बी प्लस डी का निकालना है डाटा, तो इसमें भी हार्ड बाउंड प्लस पेपर बैग, इसको दोनों को जोड़ के चलेंगे। तो दुकान बी में देखिए डाटा कितना दिया गया है, दुकान बी में जो है 3900 प्लस 5200 दिया गया है। कितना दिया गया है, 3900 प्लस 5200। थोड़ा तबीयत डाउन चल रही है तो उसके लिए जो संचारिक त्रुटियां हैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। 3900 जो है और 5200 ये आपका बी और उसका डाटा दे दिया गया है। बी का अकेले है, पेपर बाउंड और जो है उसको जोड़ के, पेपर बैग और हार्ड बाउंड को जोड़ के। इसी प्रकार जो है वह डी को जोड़ेंगे तो कितना है, डी का दोस्तों डाटा कितना है, वह 5500 और 6600 है। 5500 था और कितना था 6600 था। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा,
3900 प्लस 5200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 8 9 कितना हो गया? ये लगभग 9000 और ये बचा कितना? 100 9100 ये हो गया। और इसको फिर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5500 प्लस 6600, ये तो ऊपर जोड़े तो ये भी आ गया 12100। तब ये टोटल किताबें कितनी हो गई? इसको जोड़िए। ये टोटल किताब आप दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा लगभग 21200। 21200 ये टोटल किताबें हो गई बी और डी को मिला के। अब यही पूछा गया था कि ए और बी का ये जो 15400 है और बी और डी का अनुपात क्या है। तो इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देता हूं 15400 बटे 21200, यही आपका अनुपात पूछा है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 154 बटे 212 आ गया। 154 बटे 212। अब इसको काटिए, किससे कटेगा? इसको आप काट दीजिए 7 7 त्रिक 21, नहीं 2 से काट दीजिए, चाहे 2 2 7 14, 2 7 14, यहाँ बचा 1 और ये 14, 2 7 14, तो ये आपका ये हो गया। और नीचे वाला कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 और ये 2 सिफर सिफर 2 और ये कितना बचा? 12, 2 छंग 12। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 77 अनुपात 106। कितना आ जाएगा? आंसर ही नहीं है क्या इसमें? 77 अनुपात 106 आंसर है। तो इसमें पूछा क्या गया था? प्रतिष्ठान ए और सी द्वारा एक साथ मिलाकर कुल विक्रय। तो ए में जो है कुल विक्रय पूछा गया है, तो पेपर बैक और हार्ड बाउंड दोनों का डाटा मैंने जोड़ा है। दुकान सी में जो है वह 4400 प्लस 5500, इसी प्रकार से दोनों का डाटा जोड़ा है। इसी प्रकार दुकान बी और डी में हार्ड बाउंड और पेपर बैक का डाटा जोड़ के और अंततः जो है इसी के बीच का अनुपात पूछा था, तो वही काम इसमें किया गया है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रतिष्ठानों ए, बी और डी द्वारा विक्रय की गई हार्ड बाउंड पुस्तकों की औसत संख्या और प्रतिष्ठानों सी और डी द्वारा जो है विक्रय की गई पेपर बैक पुस्तकों की औसत संख्या के बीच जो है आपका अंतर पूछा गया है। तो दुकान ए, बी और डी द्वारा बेची गई हार्ड बाउंड किताबों की कुल संख्या हमको पता होनी चाहिए। ए, बी और डी द्वारा विक्रय की गई हार्ड बाउंड पुस्तकों की संख्या ए प्लस बी प्लस डी, हार्ड बाउंड पुस्तकों की कुल संख्या। डाटा उठा के चलिए देखते हैं क्या क्या है ए और बी और डी में हार्ड बाउंड पुस्तकों की कुल संख्या। तो ये आपका हो जाएगा 3500 प्लस 3900 प्लस 5500। क्या क्या हो जाएगा? 3500 प्लस 3900 प्लस 5500, 3500 प्लस 3900 प्लस 5500। इसको जोड़िए, कितना हो गया? 3 3 6000, 6000 और ये 9 6 15। तो ये आपका बन गया लगभग कितना बन जाएगा? 12900। 3 3 6 9 4 13, 12900। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 12900। अब इसी का औसत पूछा गया है, तो टोटल कितने हैं संख्या? ए, बी और डी 3 है, तो औसत जानते हैं कि हम टोटल संख्या से भाग दे देते हैं। तो 3 से जब भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, ये आपका आ गया 4300। कितना आ गया? 4300। ये हमको ए प्लस बी प्लस जो है आपका डी, इसका जो है पता चल गया है। अब प्रतिष्ठान सी और डी द्वारा विक्रय की गई पेपर बैक पुस्तकों की संख्या, सी प्लस डी पेपर बैक पुस्तकों की औसत संख्या। सी और डी में चलते हैं, डाटा देखते हैं कितना कितना है। पेपर बैक में जो डाटा है ये है 5500 प्लस 6600। यहां पे कर रहा हूं 5500 प्लस 6600। तो 5500 और 6600 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? ये वही डाटा जो बार बार जोड़े थे पीछे, तो 12100 बन जाएगा। अब औसत इसका निकालेंगे तो 2 डाटा है तो 2 से भाग देंगे, तो 2 छंग 12 और यहाँ पे 0 और 2 पंचे 10,
ये हो गया 6050। दोनों के औसत के मध्य जो अंतर पूछा गया है। तो ये वाला जो आया था आपका कितना आया था 4300, ये वाला कितना है 6050। तो 6050 में जो है हम लोग 4300 माइनस कर देंगे। 0 5 10 में 3 गए 7 और यहाँ पे 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1750। कितना आ जाएगा 1750। ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। शोध प्रक्रिया में आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क प्रयुक्त होते हैं। शोध प्रक्रिया द्वारा सत्यापनीय निष्कर्षों की व्युत्पत्ति की जाती है। शोध को वैज्ञानिक रूप से अर्थपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह आवश्यक रूप से उस विषय क्षेत्र के प्रकार की गुणवत्ता को सुधारता है जिसमें इसे किया जाता है। तो यह आवश्यक रूप से जो है जरूरी नहीं है कि गुणवत्ता सुधार कर ही दे। तो ये इसमें जो है आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। शोध समस्या को अंतिम रूप देने के सही क्रम को चयन करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, शोध समस्या को परिभाषित करना, शोध के विषय क्षेत्र का चयन करना, शोध अंतराल की खोज करना, शोध समस्या को परिभाषित करना। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सबसे बाद में जो है वह ए हो जाएगा कि शोध समस्या को सबसे बाद में परिभाषित करेंगे। उसके बाद जो है शोध विषय के सबसे पहले क्षेत्र का चयन करेंगे। क्या करेंगे, शोध विषय का सबसे पहले क्षेत्र का चयन करेंगे। जब हम लोग शोध विषय के क्षेत्र का चयन कर लेंगे तो यहाँ पे डी क्या है, संदर्भ सामग्री और पूर्व के शोधकर्ताओं के प्रति जो है वह प्रतिवेदन की बात की गई है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ई वाला क्या है, शोध समस्या की पहचान करेंगे। सबसे पहले जो है वह शोध क्षेत्र का चयन करेंगे। उसके बाद जो है संदर्भ सामग्री और जो है पीछे की जो रिपोर्ट है उसको हम लोग देखेंगे। तो यही वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शोध की विशिष्टताएं कौन सी हैं। यह सदैव नए सिद्धांत को विकसित करने का लक्ष्य करता है। यह जो है वह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तर्क मूलक तर्कड़ा का प्रयोग शोध प्रक्रिया के द्वारा निर्णय लेने में किया जाता है। प्रकल्पना परीक्षण प्रत्येक प्रकार के शोध में किया जाता है। इसमें जो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यह सदैव नए सिद्धांत को विकसित करने का लक्ष्य रखता है या कोई बात नहीं है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह सही है। तर्कमूलक तर्कड़ा का प्रयोग शोध प्रक्रिया के दौरान निर्णय लेने में किया जाता है, यह भी सही है। और निष्कर्ष की व्युत्पत्ति के लिए इसमें साक्ष्यों का संग्रहण और विश्लेषण किया जाता है। आगे चलते हैं। किन स्थितियों में कार्ल पियर्सन के साथ संबंध गुणांक का परिकलन किया जाता है। तो इसमें जो है वह हम लोग जानते हैं कि सी तो होना चाहिए यदि दो चरों के बीच जो है रैखिक संबंध हो। यदि दो चरों के लिए आंकड़े जो है वह अंतराल में हो, ये एक पूछा गया है। यदि दोनों चरों के बीच जो है वह संबंध की दिशा ज्ञात हो तो ई भी तो होना चाहिए, ई भी होना चाहिए। तो सी डी और ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी और डी और ई। कार्ल पियर्सन के साथ संबंध गुणांक वाला प्रश्न जो है ये कई बार आपकी परीक्षाओं में जो है पूछा जा चुका है। इसमें ई क्यों होगा, यदि दो चरों के बीच संबंध की दिशा ज्ञात है तो ये नहीं होगा, सिर्फ सी और डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी और डी। जब दो चरों के बीच संबंध की दिशा ज्ञात नहीं हो तब भी लग सकता है ये कार्ल पियर्सन का। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज हिंदी में सारे प्रश्नों को करवा रहा हूं। इसमें जो है शोधकर्ता आंकड़ों का संग्रहण निरंतर करता है और तब तक विश्लेषण करता है जब तक संतुष्टिजनक निष्कर्षों की व्युत्पत्ति न हो। तो यह जो है ए का आई बी हो जाएगा। ग्राउंडेड थ्योरी में जो है ये होता है। और प्रभाव वाला जहां पे आ जाए कि एक चर के दूसरे पर प्रभाव को अध्ययन करते हैं तो सी का तो दूसरा होना ही चाहिए। सी का दूसरा 2 में है और ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बी का तीसरा देख लेते हैं। समय के व्यतीत होने के साथ शिक्षार्थियों की सामवेगिक परिपक्वता में परिवर्तन का अध्ययन जो है पूछा गया है। तो बी का तीसरा जो है विकासात्मक अध्ययन है। और कामकाजी स्त्रियों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक समस्याओं का अध्ययन जो है इसका जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो यह सर्वेक्षण अध्ययन के अंतर्गत आएगा।
आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, यूजीसी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत जो है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों की स्थापना की गई है? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 12A में की गई है। किसमें की गई है? 12A में की गई है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028 ऋचाएं हैं, ये हम लोगों को पता है। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित जो डिजिटल पहल आई थी उनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले शोध गंगा आया था, तो बी से प्रारंभ होगा, ये दोनों विकल्प नहीं होंगे। और सबसे अंत में जो है वह हम लोगों का क्या आया था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है सबसे बाद में आया था, तो सी सबसे बाद में होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। शोध गंगा कब आया था? शोध गंगा आपका 2011 में आया था। कब आया था? 2011 में। दीक्षा जो है वह प्रोग्राम कब आया था? दीक्षा 2017 में आया था। और ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कब आया था? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कब आया था? ये 2018 में आया था। और ये सबसे लास्ट में एबीसी एकाडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कब आया था? 2021 में आया था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो है मुख्य प्रणोद थे, उच्चतर शिक्षा राज्य परिषद के माध्यम से राज्य स्तरीय योजना निर्माण और समन्वय, मुफ्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का प्रसार। तो बी तो होना चाहिए, बी तो होना चाहिए। और ए भी होना चाहिए। नेशनल सेंटर परख की स्थापना, सी तो नहीं होगा, सी तो नहीं होगा। इसमें जो है ए बी और डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम हम लोग जानते हैं डी का दूसरा हो जाएगा, तो डी का दूसरा जो है एक ही में है, बाकी आप मिला लीजिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम कब आया? 2007 में आया। और भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम कब आया? 2017 में आया। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी 2014 में आया। आगे चलते हैं। ये ARPANET का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसको मैंने आपको बताया भी था। इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया के भीतर जो है वह एक तत्व नहीं है? संचार प्रक्रिया के भीतर का तत्व नहीं है, तो चैनल होता है, रिसीवर होता है, सेंडर होता है, लेकिन समय जो है वह आपका नहीं होता है। आगे चलते हैं। श्रवण मॉडल के निम्नलिखित चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे, हियरिंग करेंगे। सबसे पहले हियरिंग करेंगे, तो जो है ये दो विकल्प तो आपके वैसे कट गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, सुनने के बाद जो है हम लोग ये करेंगे, निर्वचन इंटरप्रेटिंग करेंगे। उसके बाद जो है अनुक्रियण करेंगे, फिर स्मरण करेंगे, और लास्ट में जो है अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आगे चलते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 19। एक संचार माध्यम का चयन करते समय विचार किए जाने वाले कारक क्या हैं? तो इसमें जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वसनीयता होनी चाहिए, गोपनीयता होनी चाहिए, तो बी और डी तो होना चाहिए। और उपलब्धता होनी चाहिए, बी डी और ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी डी और ई होना चाहिए। आगे चलते हैं। एक भौगोलिक दूरी के कारणवश ग्राहक को स्रोत दृश्य नहीं है, तो यह क्या है?
लोगों में व्यक्तिगत भेद, अभिप्रेरणा और अभिवृत्ति, दुश्चिंता और पूर्वाग्रह है, तो यह जो है संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा है। तो बी का तो तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा एक ही में है। और भौगोलिक दूरी के कारणवश ग्राहक को स्रोत दृश्य नहीं है, तो संचार में मनोवैज्ञानिक बाधाएं। डी का पहला हो जाएगा, निष्क्रिय गुणवत्ता के श्रव्य एवं दृश्य संकेतों के कारण लक्षित समूहों को संदेश न भेज पाना, ये संचार में तकनीकी बाधाएं हो जाएंगी। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न संख्या कितने पर पहुंच गए? 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2। तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न साफ साफ गलत है। इसको एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था। इसलिए ड्रॉप कर दिया था क्योंकि इसमें जो है 15 पदों का योग जो है क्रम से बैठ नहीं रहा है। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे। थोड़ा सा ये माउस जो है सही तरीके से काम आज कर नहीं रहा है, तब भी मैं इसको रुपए 10,000 की धनराशि का 2.5 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, भुगतान तिथि पर धनराशि होगी। तो 2.5 वर्ष पूछा गया है, तो समय कितना दिया गया है? t बराबर 2 सही 1/2। इसको लिख सकते हैं कितना? 2.5 वर्ष। और दर कितना दिया गया है? 8% वार्षिक दर दिया गया है, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लें? 2 साल का निकाल लें। 2 साल का निकालने के लिए क्या सूत्र लगाएंगे? ये वाला सूत्र हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, आज याद कर लीजिए। P1 + R/100 की पावर n। तो यहां पर a जो है ये हो गया, और P आपका कितना दिया गया है? 10,000। 1 प्लस दर कितना है? 8/100। और समय 2 वर्ष का निकाल ले रहे हैं, तो 2 वर्ष पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे a बराबर कितना हो गया? 10,000। इसको हम 1 कर दे रहे हैं, 100 से यहाँ पे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.08। 2 अंक जो है दशमलव इधर खिसक आएगा की पावर 2। अब यहाँ पर a बराबर फिर हम लोग लिखते हैं 10,000। इसको हम लोग करेंगे 1.08 गुणे 1.08 करिए। 1.08 गुणे 1.08, तो 8 8 64। ये आपका बनेगा लगभग, दशमलव इधर खसो तो 1664। तो ये आपका कितना बन जाएगा? 1.1664। कितना आएगा? 8 8 64। हाँ, 1.1664। अब इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? इसको करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये आपका 11,664 रुपए बन जाएगा। गुणा करके देखिए तो ये वाला इधर खसक जाएगा। अब हम लोग जो है आधे वर्ष की गणना साधारण ब्याज के रूप में करेंगे। साधारण ब्याज के रूप में करेंगे तो इसमें जो है वह 11,000 कितना आया है? 664 गुणे 8 गुणे आधा साल है तो 0.5 करेंगे बटे 100। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 11,664 गुणे, इसको आप काट दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 बटे जो है वह 100 आ जाएगा। अब इसको आप गुणा करिए। 4 चौक 16, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 छंग 24 1 25 की 5 हासिल 2, 4 छंग 24 2 26 की 6 हासिल 1, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 4। तो ये आपका 46,656 आ गया बटे 100। 46,656 बटे 100 में भाग देंगे तो कितना बन जाएगा? 466.56, क्योंकि 100 से भाग देंगे तो दशमलव जो है ये बाईं ओर 2 अंक खिसक जाएगा। तो 466.56 ये आ गया, और 11,664 जो है आपका पहले था। तो यहाँ पे इसको दोनों को ऐड कर देंगे, 11,664 और 466.56। तो कितना हो जाएगा आपका ऐड करने पर? ये आपका हो जाएगा 12,130। 6 5 11, 6 4 10, 10 की 0 हासिल 1 और 6 6 12 1 13। तो ये आपका हो जाएगा 12,130। दशमलव के बाद चेक ही नहीं करना था, तो 12,130.56 जो है आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल को उनके मानों के अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, बड़े से छोटे पे करेंगे। तो त्रिज्या 1 मिलीमीटर और लंबाई 3.5 सेंटीमीटर के एक बेलनाकार तार के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो कितना दिया गया है यहाँ पे, आर बराबर 1.0 मिलीमीटर और लंबाई कितनी है, एच बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसको जब हम मिलीमीटर में बदल दीजिए तो 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये दशमलव उधर खिसक जाएगा तो 35 mm। कितना आ गया, 35 mm। और क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 गुणे 22/7 गुणे 1.0 गुणे 35 गुणे 35 किया। क्यों किया ऐसा, पाई का मान 22/7 है, आर का मान 1 लिखा हूं यहाँ पे, और जो है एच का मान 35 है। इसको आप करिए, कितना हो गया, 7 पचे 35, तो 22 दूना 44, 44 पंचे जो है आपका ये कितना हो जाएगा, 220 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो है पहला आ गया 220। अब इसी प्रकार जो है हम गोलाकार गेंद की जो है वह पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका जो है सूत्र हम लोग जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी दी गई है, 3.5, इसी का वर्ग हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5। अब इसको काट दीजिए तो 0.5, 7 पचे 35, तो 35 पंचे 22, 4 दूनी 88, 88। तो ये कितना हो जाएगा, 154 mm स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 154। ये वाला कितना हो गया, 154, और ये वाला कितना आया था, 220। अब ये वाला निकालिए, ये वाला सरल है, विकर्णों 1.5 सेंटीमीटर और 1.8 सेंटीमीटर वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो 1/2 गुणे d1 गुणे d2 से जो हम लोग सूत्र जानते हैं, तो 1/2 गुणे 15 गुणे 18। तो इसको काट दीजिए, 2 9 18, तो जो है कितना आ जाएगा, 1 गुणे 15 गुणे 9, तो 15 9 135 mm जो है ये वाला आ गया। कितना आ गया, 135। अभी अवरोही में लगाना है, बड़े से छोटा, तो उसको हम लोग लगाएंगे। और व्यास 7 mm के एक वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणे 3.5 का स्क्वायर। इसको भी आप करिए तो 3.5 गुणे 3.5 रखेंगे तो 7 से काट देंगे तो 0.5 आ जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 385। 22 में जब हो उससे गुणा करेंगे तो 385 और 0.1 अंक इधर खिसक जाएगा तो 38.5 mm स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्रम से लगाने को पूछा है, तो क्रम से आप लगाइए। तो सबसे पहले जो है सबसे बड़ा हो जाएगा 154 वाला, उसके बाद जो है सारे छोटे छोटे आगे चलते चले जाएंगे। आगे चलते हैं, ये कौन सा सवाल पूछ लिया गया है, 2 की घात x बराबर 256/√2, तब x बराबर 15/2। इसको चेक करिए। तो मान लीजिए 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1/2। तो यहाँ पे जो है इसी को हम 2 की घात x बराबर, जो 256 को मैंने 2 की घात 8 लिख दिया, और इसको जो है 2 की घात 1/2। अब हम आगे चलते हैं, यहीं पे 2 की घात जो है 8 हो गया माइनस 1/2, ये वाला 1/2 गया ऊपर तो माइनस। तो इसके बाद जो है हम करेंगे 2, 8 दूनी 16, 16 माइनस 1/2, क्या 16 माइनस 1/2, तो 16 में गए 15, तो 2 की घात 15/2। तो हाँ, ये वाला जो है आपका सही होगा।
यह वाला कथन सही होगा, 15/2 आ गया है। अब इसमें जो है 1/3 ऑफ 50% ऑफ 150 इज ग्रेटर देन √576, तो 1/3 का जो है 150 का 1/3 क्या जो है वह 500 √576 से बड़ा है, तो 3×5=15 और ये आपका 50 आ गया। और √576 का मान हम लोग जानते हैं कि 24 का जो है ये वर्ग होता है, तो ये 50 से बड़ा है तो बिल्कुल बड़ा है। ये वाला भी आपका कथन सही हो गया। आगे चलते हैं। इन द मेरिट लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट द रैंक ऑफ a स्टूडेंट इज द 5 फ्रॉम द टॉप among 20 स्टूडेंट, हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिस्ट एट द 15 पोजीशन। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इसको हम लोग चेक करते हैं। कुल छात्रों की संख्या कितनी दी गई है, 20 दी गई है, और छात्र के ऊपर से जो रैंक है वह 5वीं है। तो फिर नीचे से रैंक कितनी हो जाएगी, कुल छात्र जो है वो और माइनस नीचे से जितनी रैंक है उसको कर देंगे, तो 20 - 5 हो जाएगा 15, और ये सूत्र होता है कि एक उसमें ऐड भी जोड़ते हैं तो 16 हो जाएगा, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। डी वाला चलते हैं। डी वाले में क्या हो जाएगा, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इज 45 kg एंड द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट है बाय एवरेज वेट ऑफ 40 kg, द एवरेज वेट ऑफ इन द क्लास इज 42.5 kg। तो इसमें जो है पहले 20 छात्रों का वजन हम लोग निकाल रहे हैं, कितना दिया गया है 20 × 45, तो ये आपका 900 किग्रा हो गया। अब जो बचे 10 छात्र हैं, टोटल कितने छात्र थे 30, तो 20 छात्रों का निकालिए तो बचे 10 छात्रों का कितना दिया गया है 40 किलो, तो 10 × 40 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 400 किग्रा। कितना हो जाएगा 400 किग्रा। तो कुल वजन जो है वह 900 + 400 कर देंगे, 900 + 400, तो ये आपका हो जाएगा 1300 किग्रा। अब इसी का जो है औसत वजन पूछा है, तो औसत वजन कितना है, टोटल छात्र कितने थे 30, तो ये जो है 130/3 हो गया। तो 3 से आप भाग दीजिए तो 3 × 4 = 12, और ये एक बार तो 3 × 3 = 9, तो 43 दशमलव जो है वह 33 के करीब आपका आएगा, तो जो कि 42 दिया है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वह ए और बी होगा। क्या होगा, ए और बी होगा। आगे चलते हैं। इसको हिंदी में करके देखते हैं। ये वाला क्या प्रश्न पूछा गया है, इसको ए वाला थोड़ा सा खिसकाएं, एक सेकंड। इसमें क्या पूछा गया है, एक भिन्न के अंश को 25% जो है वह बढ़ाया जाता है। कितना परसेंट बढ़ाया जाता है, 25% बढ़ाया जाता है। और हर को जो है वह 50% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है, 50%। पहले ये सरल वाला करिए, उसी से मिलान करिए। 4 सही 1/3 - 3 सही 1/2, ये वाला 4 सही 1/3 - 3 सही 1/2, तो 4 × 3 = 12, 13/3 कितना 13/3, और ये 3 दूनी 6, 7/2। यहाँ पे जो है वह लासा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 का 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 13 दूनी 26, 2 तिहाई 6, 7 × 21, तो 26 में 21 गए तो कितना हो जाएगा आपका 5/6। कितना हो जाएगा 5/6। तो बी का जो है वह तीसरा होगा। कितना होगा, बी का जो है वह तीसरा होगा। बी का तीसरा से मिलान करिए, बी का तीसरा 3 में दे दिया गया है, तो ये वाला तो नहीं होगा। 40% का भिन्नात्मक तुल्यांक पूछा गया है, तो 40/100 कर देंगे। कितना कर देंगे, 40/100, 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये 2/5 आ गया। ये वाला सरल है। तो सी का तो दूसरा हो जाएगा, सी का दूसरा, तो सी का दूसरा एक ही में है, तो यही वाला आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको भी कहिए तो सॉल्व करवा दें। ये वाला जो है 0.064, यहाँ पे 3.20 कॉमन ले लीजिए। 3.20 जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बच जाएगा, 3.25 गुणे 3.05। अब यहाँ पे जो है 0.064, और नीचे कितना बच गया, 3.02 गुणे 0.02। घटाइए,
ये जो है ये नीचे वाला घटेगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं रहेगा, घटाना का, ये देखिए घटाने का चिन्ह है, तो इसको घटा दिया तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे जो है कितना आ गया, 0.064 बटे 0.640। अब यही काटा पीटी करिए तो 1/10 आ जाएगा, काट के चाहे आप देख लीजिए। तो डी का पहला हो जाएगा, डी का पहला आप मिला लीजिए। और पहला वाला प्रश्न क्या है, एक भिन्न के अंश को 25% बढ़ाया जाता है और हर को 50% बढ़ाया जाता है, तो ये तो आसान है कि आप x प्लस 25% कर देंगे तो, और नीचे वाले को भी x प्लस 50% मान के आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत में जो है तर्क में व्याप्त निर्दिष्ट क्या कहलाती है, तो वह है नियत साहचर्य कहलाती है। क्या कहलाती है, नियत साहचर्य कहलाती है। एक निरुपाधिक प्रतिगत में विषय और विधेय संयोजित होते हैं, तो एक योजक के द्वारा जो है वह संयोजित होते हैं। आगे चलते हैं। एक निगमनात्मक तर्क के मूल्यांकन के चरणों को व्यवस्थित करिए। इसमें क्या क्या सबसे जो है चरण को व्यवस्थित करने को पूछा है, तो इसको हम लोग चरण से व्यवस्थित करेंगे। आधारिकाओं के सत्य का निर्धारण, आधारिकाओं और उपसंहार का तादमतीकरण, तर्कमूलक संरचना का परीक्षण, सटीकता का निर्धारण। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में तो है सटीकता का निर्धारण होगा, ये तो सही है। और सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड इस प्रश्न को समझने दीजिए। एक निगमनात्मक जो है वह तर्क के मूल्यांकन के चरणों को व्यवस्थित करना पूछा है। क्या पूछा गया है, एक निगमनात्मक तर्क के आधारिकाओं के सत्य का निर्धारण इसमें है। इसमें सबसे पहले आधारिकाओं का जो है उपसंहार का तादमीकरण होना चाहिए। उसके बाद तर्कमूलक संरचना, डी तो सबसे लास्ट में होगा, सटीकता का निर्धारण, तो यही वाला होना चाहिए इसमें, हाँ यही होगा। सबसे पहले आधारिकाओं और उपसंहार का जो है तादमीकरण करेंगे, उसके बाद तर्कमूलक संरचना का परीक्षण करेंगे, उसके बाद आधारिकाओं के सत्य का निर्धारण। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया, निम्न में से कौन से प्रासंगिकता के तर्क दोष माने जाते हैं, तो इसमें जो है प्रासंगिकता के तर्क दोष माने जाते हैं, तो मिथ्याकरण छोड़ दीजिए, ACD आप कर दीजिए। मिथ्याकरण छोड़ के बाकी इसमें सभी हो जाएगा, मिथ्याकरण को छोड़ के बाकी सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, असिद्ध अप्रासंगिक मध्य, बाधित असिद्ध मध्य पद, और उसके बाद क्या पूछा गया है, विरुद्ध का जो है विपरीत मध्य पद। तो विरुद्ध का जो है हम लोग जानते हैं विपरीत है, तो सी का तीसरा हो जाएगा, और बाधा का जो है बी का दूसरा हो जाएगा। तो इसमें जो है पहला वाला आपका सही हो जाएगा, पहला वाला आपका जो है वह सही हो जाएगा। क्योंकि विरुद्ध में हम लोग जानते हैं, जैसे बाधा में आपको उदाहरण दूं कि आग जो है ठंडी है, तो हम लोग जानते हैं कि आग गर्म होती है, यहाँ पहले ही जो है शब्दों में जो है वह बाधा आ गई। इसी प्रकार विरुद्ध में जो है वह जहाँ पे दो कथनों में हमको विरुद्धता दिखाई पड़ती है, वहां पे विरुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार जो है वह असिद्ध वाले में, ये लोटस वाला आप लोग उदाहरण सुने होंगे कि आकाश कमल सुगंधित है, तो ये वाला आपका हो जाएगा। असिद्ध का जो है वह अप्रासंगिक मध्य होता है, ए का ए हो गया। बाधित का असिद्ध मध्य पद होता है, बी का दूसरा हो गया। और विरुद्ध का जो है वह विपरीत मध्य पद हो गया, सी का तीसरा हो गया। और डी का जो है वह
सव्याभिचार का क्या होगा? व्याघाती मध्यपद या विरोधाभासी मध्यपद। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शैक्षणिक मूल्यों के अनुभव के लिए शुद्ध अर्थ का निष्कर्षण किया जाना चाहिए। ये सब प्रश्न जो है इसमें क्या हो जाएगा? चिंतनों के माध्यम से। क्या हो जाएगा? चिंतनों के माध्यम से हम शुद्ध अर्थ का निष्कर्षण कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मस्तिष्क किस प्रकार का ज्ञान सृजन करता है? इसके अध्ययन के परिणाम को शिक्षण के रचनात्मक दृष्टिकोण से हम वर्तमान में संदर्भित कर सकते हैं। आगे क्या पूछा गया है कि छात्रों की उम्र के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाने का जो है वह सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या हो जाएगा? छात्रों की उम्र के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाने का जो है वह क्रम पूछा गया है आपसे। छात्रों के उम्र के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाने को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है सबसे बाद में जो है हम लोग जान रहे हैं कि बी वाला तो सबसे बाद में आएगा। तो सी वाला अनुदेशों की व्यक्तिक प्रणाली सबसे पहले आ जाएगा, शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण विज्ञान, और सबसे लास्ट में जो है वो टीम अध्यापन हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? द्वितीय भाषा का अधिगम कम समय और प्रयास लेता है। सभी द्विभाषी सरलता से दोनों भाषाओं का अनुरक्षण करते हैं। द्वितीय भाषा का अधिगम कम समय और प्रयास लेता है। सभी द्विभाषी सरलता से दोनों भाषाओं का अनुरक्षण करते हैं। तो इसमें जो है वह आपका सी और डी हो जाएगा। बाकी सभी सही है। क्या है? बाकी सभी सही है। आगे चलते हैं। द्वितीय भाषा का अधिगम कम समय और प्रयास लेता है या मिथक है, या तो जो है वह सही हो जाएगा। एक सेकंड इसको समझने दीजिए। नीचे सही संयोजनों को ज्ञात, सही संयोजन पूछा है तो ये वाला तो नहीं होना चाहिए। इसमें जो है ए और डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए और डी, क्योंकि द्वितीय भाषा का अधिगम कम समय और प्रयास लेता है मिथक है, ये जो है सही हो गया। और सभी द्विभाषी सरलता से दोनों भाषाओं का अनुरक्षण करते हैं, यह मिथक है, ये जो है आपका सही हो गया। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि लक्ष्यों को एक राष्ट्र की आवश्यकताओं के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। तो यह जो है यह किस में हो जाएगा? यह शैक्षणिक प्रौद्योगिकी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? शैक्षणिक प्रौद्योगिकी में। और प्रतिपुष्टि जो है स्थानीय स्तर पर की जाती है, तो यह जो है निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी हो गया। क्या हो गया? निर्देशात्मक। और टीम शिक्षण जो है वह आधुनिक अध्यापन प्रौद्योगिकी हो गया। और किसी कार्य के समापन वाला जो है सभी छात्रों में समान समय लिया है, ये पारंपरिक अध्यापन प्रौद्योगिकी हो गया। तो जो है इसमें क्या हो जाएगा? बी वाला आपका सही हो जाएगा। मिलान आप कर लीजिए। आगे चलते हैं। आईपी एड्रेस जो है वह पूछा है कितने का है, तो ये हम लोग जानते हैं कि 32 बिट का जो है होता है। आगे चलते हैं। सीडी रोम का फुल फॉर्म काफी बार पूछा जाता है, तो इसका जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या पूछा गया है? गलत कथन पूछा गया है। गलत कौन सा होगा? तो इसमें जो है सी एक निम्न स्तरीय भाषा है, तो यह गलत है, यह एक मध्यम स्तरीय भाषा है। और एसक्यूएल जो है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यह एक निम्न स्तरीय भाषा है, तो यह एक निम्न स्तरीय नहीं है, डोमेन विशिष्ट भाषा है। क्या है? डोमेन विशिष्ट। तो इसका जो है चौथा हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें यह पूछा गया है कि एमएस वर्ड फाइलों को डाक प्रारूप में सुरक्षित करता है, तो ये वाला तो एकदम सही बात है। और एसक्यूएल सर्वर एक लोकल नेटवर्क सर्वर है, तो ये वाला आपका जो है एम टैब
एक गणितीय सॉफ्टवेयर है, यह भी जो है आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो है वह डाटा जो है वह कहाँ का प्रयोग किया जाता है, वह गणितीय डाटा जो है वह नहीं प्रयोग किया जाता। इसमें जो है एमएस वर्ड फाइलों को डाक प्रारूप में सुरक्षित करता है, ये तो एकदम सही बात है। क्या है? एकदम सही बात है। और इसमें जो है वह मैटलैब एक गणितीय सॉफ्टवेयर है, यह भी सही है। एसक्यूएल सर्वर एक लोकल नेटवर्क सर्वर है, तो यह गलत है। और बूटस्ट्रैप लोडर एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो यह भी गलत है आपका। तो इसमें जो है ए और सी हो जाएगा। गणितीय सॉफ्टवेयर ये हाँ सही हो गया। आगे चलते हैं। मार्क वन कंप्यूटर 1937 से 44 में आया था, इसको मैंने बार बार बताया है। IBM 701 जो है वह 1952 में आया था, तो 1952 ये है। IBM 650 कब आया था? तो यह 1953 में आया था। और द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 यूनिवेक कब आया था? ये भी हम लोग जान रहे हैं कि 1951 में आया था। ये आपको जो है वो किताब में मिल जाएगा। UGC नेट फर्स्ट पेपर की जो किताब आती है उसमें ये प्रश्न दिया गया है MCQ के रूप में। देखिए कुछ प्रश्नों में मैं फंस जा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, स्वाभाविक है, मनुष्य की प्रवृत्ति, सबको सब प्रश्न नहीं आते हैं। प्रश्न पत्र जो है एक विद्यार्थी भेजता है और उसकी डिमांड थी कि सर जो है प्रश्न पत्र आप हल करवा दीजिए। तो अभी उसने तुरंत भेजा कि सर आप आज क्लास नहीं ले रहे हैं, तो बीमार था, तो मैं अभी जस्ट प्रश्न पत्र खोल के आपके सामने आया हूं। तो कुछ प्रश्न है, बाकी मैं उत्तर तो सभी के सही बता रहा हूं। तो उसके लिए मत सोचिएगा कि इतना समय ब्रेक ले रहा हूं, आप 2x पे लगा के जो है उस चीजों को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? तो ये पेरिस समझौता 2015 में आया था, ये हम लोगों को पता है। इसको 12 दिसंबर भी याद रख लीजिए, क्या पता पूछा जा जाए। संयुक्त राष्ट्र में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात है उसमें कितने लक्ष्य हैं? तो ये हम लोग जानते हैं 8 लक्ष्य हैं। आगे चलते हैं। उत्पादों के जो है वह पर्यावरणीय प्रभाव को जो है वह पूछा गया है कि उत्पाद जो है उनका सबसे पहले से लेके जीवन चक्र विश्लेषण की प्रावस्थाओं को पहले से जो है अंतिम क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? उत्पाद सूची, इन्वेंट्री, प्रारंभ, प्रभाव। तो सबसे लास्ट में जो है वह प्रभाव आएगा, ये तो हम लोग जानते हैं कि सबसे सबसे लास्ट में जो है वह सुधार होगा। प्रभाव के बाद सुधार होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे, प्रारंभ के बाद जो है उत्पाद सूची बनाएंगे, फिर प्रभाव होगा, उसके बाद जो है हम लोग सुधार करेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। आपदा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए। तो इसमें जो है प्रशिक्षण, बिल्कुल सही बात है कि आपदा के लिए प्रशिक्षण हम लोगों को पता रहना चाहिए, कैसे आग बुझानी है इत्यादि। क्या किसी का स्थानांतरण कर देंगे? तो ये बी वाला तो नहीं होगा। और प्रमसन न्यूनीकरण ये भी होगा। संसूचन होगा, अनुक्रिया होगी। संसूचन का मतलब पहले से सूचना दे दी जाए, तो ये A, C, D और E होगा। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? यूरेशिया क्या है? तो यूरेशिया बताया था कि पहली आर्कटिक क्षेत्र जो है यह हो गया। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में क्या हो गया? ओरिएंटल क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? ओरिएंटल क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका में हम लोग जानते हैं कि नियर आर्कटिक क्षेत्र जो है वह आपका उत्तरी अमेरिका से, और दक्षिणी अमेरिका जो है वो नियो ट्रॉपिकल क्षेत्र हो गया। तो ये आपके हो गए। इसमें एक प्रश्न मुझे को लगता है कि मैंने गलत बताया है, उसको हम चल रहे हैं। ये जो UGC क्रम वाला आया था वो 12A नहीं होगा, 12CC होगा। क्या होगा? 12CC। उसको आप सुधार कर लीजिए। कहाँ गया वो प्रश्न? उसको आप सुधार कर लीजिएगा। बाकी सारे प्रश्न को जो है वो एकदम प्रमाणिक है। और एक दो प्रश्न NTA द्वारा भी ड्राप किए जाते हैं, तो उसी में फंस जाता हूं मैं भी। तो 2 3 4 5 प्रश्न, यहाँ तक कि हिस्ट्री वाले में 6 6 7 7 प्रश्न ड्राप हो जाते हैं, काफी गलत रहते हैं। तो उससे घबराना नहीं है हम लोगों को। सारे प्रश्न को मैथ से लेके सारी चीज़ों को सॉल्व करवा दिया हूँ, आप इसको देख लीजिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को ज़रूरत है, मैं भी आप लोगों के लिए आता हूँ, तो कम से कम इसको शेयर करिए। जिसको ज़रूरत है, फर्स्ट पेपर की वजह से JRF नहीं हो पा रहा है, तो वो कम से कम इसको देखे
उसको आप सही कर लीजिएगा, अभी मिल नहीं रहा है, 12 सीसी उसमें होना चाहिए। हाँ ये आ गया, ये मिल गया, इसमें 12 ये मैंने बता दिया, ये 12 सीसी होगा, बाकी सभी जो है वो सही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलते हैं, हम लोग को जीडीसी की क्लास लेनी है। कल मिलते हैं फिर एक प्रश्न पत्र के साथ 26 जून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।